दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है निठल्ला पति। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। बनवारी लाल शहर के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे। मेन बाजार में नुक्कड़ पर उनकी दो बड़ी दुकानें थीं। दोनों दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ इस तरह से लगी रहती थी मानो नवरात्रों में माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही हो। बनवारी लाल की दुकान पर हमेशा ही ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अगल बगल के सभी दुकानदार जहां बैठकर मक्खियां मारते नजर आते थे, वहीं बनवारी लाल की दुकान से दो ग्राहक उठते तो चार नए ग्राहक आकर बैठ जाते। ऐसा नहीं था कि बनवारी लाल की दुकान पर कुछ अलग ही सामान बिकता था। माल सब जैसा ही था और दाम भी मार्केट के हिसाब से थे, परंतु उनकी व्यवहार कुशलता और मधुर वाणी के सभी कायल थे। एक बार ग्राहक उनकी दुकान पर आ जाता तो वह खाली हाथ वापस नहीं जाता था और लंबे समय तक बनवारी लाल जी के का ही होकर रह जाता था। बनवारी लाल जी के दो बेटे थे, बड़ा सिरधर और छोटा गिरधर। सिरधर भी अपने पिता की तरह ही दिखने में आकर्षक और व्यवहार कुशलता का धनी था। उसने यह कला अपने पिताजी से ही सीखी थी। दूसरी तरफ छोटा बेटा गिरधर सामान्य कद काठी और काम में एकदम निखट्टू, हमेशा गली के चबूतरे पर ताश खेलने वालों की मंडली में शामिल रहता। बनवारी लाल जी के बड़े बेटे श्रीधर की शादी बहुत ही धनी परिवार में हुई। श्रीधर की पत्नी उर्मिला दान दहेज तो अच्छा लाई ही थी, साथ ही उसकी जोड़ी श्रीधर के साथ सोने पर सुहागा लगती थी। उर्मिला सुंदरता में श्रीधर से कमतर ना थी। एक दिन बनवारी लाल के बचपन का दोस्त सोमनाथ शहर में अपनी बेटी माधुरी के लिए लड़का देखने आया हुआ था। वह अपने दोस्त बनवारी लाल से मिलने उसकी दुकान पर चला जाता। उसने बनवारी लाल के ठाठ बाट देखे तो वह हैरान रह गया। बनवारी लाल अपने दोस्त से बरसों बाद मिला था। शहर में आकर काम धंधे में इतना व्यस्त हो गया कि गांव में जाने का उसे वक्त ही नहीं मिलता था। अपने बचपन के जिगरी दोस्त को देखकर बनवारी लाल बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त की अच्छी खातिरदारी की। बनवारी लाल सोमनाथ को अपने घर ले गया। बनवारी लाल की इतनी बड़ी कोठी देखकर सोमनाथ आश्चर्यचकित रह गया। सोमनाथ बोला, वाह यार, तेरे तो ठाठ हैं। तू तो शहर आकर बड़ा व्यापारी बन गया, इसीलिए अब तुझे हम गरीबों की याद तक नहीं आती। तू अपने लंगोटिया यार को भी भूल गया। बनवारी लाल बोला, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। भला अपने गांव की मिट्टी को कौन भुला सकता है। बस काम धंधे के चक्कर में समय ही नहीं मिलता। मन तो बहुत करता है कि गांव जाऊं और अपने पुराने सभी यार दोस्तों से मिलूं, परंतु भागदौड़ की जिंदगी में समय कहाँ है। तूने तो देखा ही है, दोनों दुकानों पर ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी रहती। दिन भर सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती। तू बता, तेरा शहर आना कैसे हुआ। सोमनाथ बोला, कुछ खास नहीं दोस्त, अपनी बेटी माधुरी शादी लायक हो गई, उसके लिए लड़का देखने आया था। बनवारी लाल ने कहा, अच्छा, लड़का पसंद आया, बात बनी या नहीं। सोमनाथ बोला, नहीं दोस्त, पता नहीं और कितनी जगह धक्के खाने पड़ेंगे। घर गृहस्थी तो ठीक थी, परंतु मुझे लड़का पसंद नहीं आया। बनवारी लाल ने कहा, अगर बुरा ना लगे तो अपनी माधुरी के लिए मेरा छोटा बेटा गिरधर कैसा रहेगा। सोमनाथ बनवारी लाल की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगा और बोला, परंतु यार, तू कहाँ और मैं कहाँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं, मैं ठहरा गांव का साधारण किसान। बनवारी लाल बोला, तू हैसियत की बात करके मुझे शर्मिंदा मत कर। मेरा दोस्त होकर ऐसी बातें करता है, मुझे इतना नीच समझा है क्या जो मैं तुझसे दान दहेज की मांग करूंगा। परंतु मैं तुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मेरा छोटा बेटा गिरधर कोई काम धंधा नहीं करता, बस दिन भर ताश पीटता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उसकी शादी एक समझदार लड़की से कर दूं, ताकि वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगे और अपनी माधुरी से समझदार और होशियार लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती। मैंने उसे बचपन में देखा था, तभी से मैं माधुरी से बहुत प्रभावित हूँ। तूने मेरे बेटे गिरधर को भी बचपन में ही देखा था,
तू जरा रुक, मैं उसे बुला देता हूँ। तुझे उसकी शक्ल सूरत हर तरह से ठीक लगे तो ही हाँ करना। यह मत सोचना कि मैं तुझ पर कोई दबाव डाल रहा हूँ। सोमनाथ को बनवारी लाल का छोटा बेटा गिरधर पसंद आ गया, क्योंकि उसकी बेटी माधुरी भी साधारण कद काठी की ही थी। दोनों की जोड़ी एकदम सही बैठ रही थी, परंतु सोमनाथ थोड़ा हिचक रहा था। गिरधर निठल्ला था, परंतु बनवारी लाल की प्रॉपर्टी को देखते हुए सोमनाथ को लालच भी आ गया था। बनवारी लाल की इस शहर में इतनी प्रॉपर्टी है कि चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए, घर में रोजी रोटी के लाले तो नहीं पड़ेंगे। शहर में दोनों बेटों के लिए 2 कोठी, नुक्कड़ पर 2 बड़ी दुकान है। एक पुरानी कोठी शहर के पुराने हिस्से में थी, जो किराए पर चढ़ा रखी थी। घर में गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ तो है। फिर सोमनाथ ने सोचा कि जब बनवारी लाल इतना समझदार और सुलझा हुआ इंसान है, तो वह अपने बेटे को भी कोई ना कोई काम धंधे पर जरूर लगा देगा, और कुछ ना सही गिरधर के हिस्से में एक दुकान तो आएगी ही। उससे अच्छी खासी रोजी रोटी निकल सकती है। रहने के लिए कोठी है, वह असमंजस में था। बनवारी लाल ने इसका अंदाजा लगाते हुए कहा, कोई जल्दबाजी नहीं, तुम घर जाकर भाभी जी से बातचीत करके सोच विचार कर आराम से बता देना। और हाँ, इस बात से आश्वस्त रहना कि अगर तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं भी आए तो भी हमारी दोस्ती पहले की तरह बनी रहेगी। सोमनाथ जरा मुस्कुरा दिया और पुराना अंगोछा कंधे पर डाला, घिसी हुई जूतियां पहनी और बनवारी लाल से विदा लेकर घर पहुंचा। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि बनवारी लाल कितना अमीर आदमी है, परंतु दिखावा जरा भी नहीं। उसने सभी बातें घर आकर अपनी पत्नी को बताई। सोमनाथ की पत्नी को भी एक ही बात खटक रही थी कि लड़का कुछ कमाता धमाता नहीं था। बाकी सब कुछ तो उसकी सोच के परे था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े घर से उनकी बेटी के लिए रिश्ता आएगा, और वह भी सोमनाथ के बचपन के दोस्त के बेटे का। बहुत सोच विचार करने के बाद सोमनाथ और उसकी पत्नी ने यह निर्णय लिया कि माधुरी के लिए बनवारी लाल का छोटा बेटा ठीक रहेगा। अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, लड़का देखने में सुंदर है, और कुछ नहीं तो हिस्से में एक कोठी और एक दुकान तो आएगी ही, जिससे जीवन का अच्छा गुजर बसर किया जा सकता है। हम ठहरे गरीब किसान, हमारे पास क्या है? समय पर बारिश हो जाए तो खाने लायक अनाज खेतों में उग जाता है, वरना तो खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में बेटी शहर में ब्याही जाएगी, गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ तो है। हमारी हैसियत तो बनवारी लाल के नौकरों के बराबर भी नहीं। हमसे अधिक तनख्वाह तो बनवारी लाल के घर के नौकर लेते होंगे। इस निर्णय के बाद बनवारी लाल अपने बेटे गिरधर और कुछ गिने चुने व्यक्तियों के साथ आकर माधुरी को अपने बेटे की बहू बनाकर शहर में ले जाता है। शादी के अगले दिन बनवारी लाल अपनी कोठी पर बहुत बड़ा रिसेप्शन का फंक्शन करता है, जिसमें वह सोमनाथ के परिवार और उसके नज़दीकी रिश्तेदार को भी बुलाता है। रिसेप्शन के दिन सोमनाथ की बेटी महंगे सिल्क साड़ी में सोने चांदी के गहनों से लदी स्टेज पर गिरधर के साथ बैठी थी। गले में चंदन हार और हाथ में हीरे की अंगूठी थी। बनवारी लाल के व्यापारी दोस्त महंगे महंगे गिफ्ट नवविवाहित जोड़े को देकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। सोमनाथ के सभी रिश्तेदार उसकी बेटी के भाग्य की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। अरे भाई सोमनाथ, तुम्हारी बेटी तो बहुत भाग्यशाली है, तुम्हारे तो भाग खुल गए। राज रानी बनकर रहेगी तुम्हारी बेटी। इतनी बड़ी कोठी, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। भाई तूने तो बहुत अच्छे कर्म किए थे जो बेटी को इतना धनवान ससुराल मिला है। सभी रिश्तेदार के मुंह से अपनी बेटी के ससुराल की इतनी प्रशंसा सुनकर सोमनाथ बहुत खुश होता है। सोमनाथ की बेटी माधुरी बड़ी गाड़ी में अपने मायके आती है और ढेर सारे महंगे उपहार अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी लाती है। माधुरी के सास ससुर उसे सख्त हिदायत देते हैं कि मायके से ज़्यादा कुछ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, इसीलिए अपने मायके वालों को परेशान मत किया करो। माधुरी को ससुराल में बहुत मान सम्मान मिलता था। जैसी साड़ियाँ माधुरी को मायके से मिलती थी, वैसी तो उसके ससुराल में काम वाले करने वाले नौकरानियों को तीज त्यौहार पर गिफ्ट में दे दी जाती थी। माधुरी की सास दोनों बहुओं में किसी में कोई फर्क नहीं करती थी और माधुरी को भी अच्छे से अच्छे कपड़े और गहने पहनने को मिलते थे। बनवारी लाल को भी माधुरी से विशेष लगाव था, क्योंकि वह उसके दोस्त की बेटी जो थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। माधुरी की जेठानी उर्मिला ने पुत्र को जन्म दिया, तो माधुरी के यहाँ बेटी हुई, जिसका नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर 2 साल बाद माधुरी की जेठानी ने बेटी रति को जन्म दिया और माधुरी के यहाँ बेटा हुआ। सब कुछ सही चल रहा था।
देवरानी जेठानी के पास एक एक लड़का और एक एक लड़की थी। माधुरी की जेठानी उर्मिला ने नसबंदी करा ली। अब माधुरी भी अपनी जेठानी की तरह नसबंदी कराना चाहती थी, परंतु गिरधर यहाँ भी अड़ गया। पता नहीं क्यों गिरधर को हर काम अपने भैया के विपरीत करने की जिद थी। गिरधर ने कहा, बड़े भाई साहब का एक बेटा है, मुझे तो 2 बेटे चाहिए। माधुरी ने कहा, अगर इस बार बेटी हुई तो क्या करोगे? गिरधर गुस्सा होकर बोला, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, ज़्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मजबूरन माधुरी एक बार फिर गर्भवती हुई। भगवान ने उसकी लाज रख ली कि उसे दोबारा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु इस बार उसने गिरधर की एक न मानी और मायके जाकर नसबंदी करा आई। गिरधर के पास 2 बेटे और एक बेटी थी और बड़े भाई साहब सिरधर के पास एक बेटा और एक बेटी थी। कुछ समय बाद माधुरी की सास स्वर्ग सिधार गई और घर गृहस्थी में बड़ी जेठानी उर्मिला का राज चलने लगा। गिरधर 3 बच्चों का बाप हो चुका था, परंतु अभी तक उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली थी। वह दुकान पर थोड़े बहुत समय ही जाता, बाकी समय अपनी ताश मंडली के साथ ही बिताता। वहीं दूसरी तरफ माधुरी के जेठ श्रीधर दुकान में खपते रहते और अपने पिताजी से व्यापार की सभी बारीकियां सीखते रहते। घर में वैमनस्य की स्थिति बनने लगी। माधुरी की जेठानी उर्मिला बात बात पर सुनाती रहती। एक दिन गिरधर दोपहर का खाना खाने घर आया। माधुरी ने गिरधर को खाना परोस दिया। खाने में कुछ मीठा नहीं था, जिस पर गिरधर बिगड़ गया और खाने की थाली फेंक दी। गिरधर की भाभी उर्मिला भी भरी भराई बैठी थी। कहने लगी, पता नहीं लोग कब तक दूसरों की कमाई पर ऐश करेंगे। 3 बच्चों के पिता हो चुके हैं, परंतु अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। कमाई धमाई का एक पैसा नहीं और नखरे राजा महाराजाओं जैसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने में शर्म नहीं आती। गिरधर को भी गुस्सा आ गया और वह बोला, भाभी जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हारे पति या तुम्हारे बाप की कमाई नहीं खाता। अभी तो मैं अपने पिता के होटल में खा रहा हूं। किस चीज का घमंड दिखा रही हो? पिता की कमाई पर मेरा भी बराबर का हक है। माधुरी देवर भाभी की इस लड़ाई में एक शब्द भी नहीं बोली, परंतु पड़ोसियों ने इस लड़ाई का भरपूर आनंद लिया। बनवारी लाल जी के घर में इस तरह की लड़ाई पहली बार हुई थी और स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने दोनों बेटों की गृहस्थी अलग कर देना ही उचित समझा। शाम के समय दोनों बेटे और बहुओं को बिठाकर सभी चीज़ों का बंटवारा कर दिया। बनवारी लाल ने अपने छोटे बेटे से कहा, गिरधर तुम छोटे हो, इसीलिए पहला हक तुम्हारा बनता है। तुम बताओ, तुम्हें दोनों दुकानों में से कौन सी दुकान चाहिए, चौराहे वाली मेन दुकान या फिर उसके बगल वाली दुकान? गिरधर ने कहा, मैं तो चौराहे की मेन दुकान लूँगा। माधुरी के जेठ जी ने आगे बढ़कर पिताजी से कहा, पिताजी दुकान चाहे कोई सी भी दे दो, परंतु मैं आपको मांग रहा हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर में रहना। गिरधर चौराहे की मेन दुकान लेकर खुश था, क्योंकि उस दुकान का काउंटर भी बड़ा था और ग्राहक भी उसी दुकान पर सबसे अधिक आते थे। माधुरी मन ही मन अपने पति की बेवकूफ़ी पर उदास हुई। बड़ी चौराहे वाली दुकान लेने से क्या हो, इंसान में व्यवहार कुशलता और अनुभव भी तो होना चाहिए। यह तो वही बात हो गई जिस प्रकार महाभारत में दुर्योधन ने द्वारका की सशस्त्र विशाल सेना मांगी और पांडव पुत्र अर्जुन ने निहत्थे श्री कृष्ण को मांगा। लड़ाई तो हमेशा ही अनुभव और कुशलता से ही जीती जाती है। परंतु माधुरी चुप बैठी रही। पति और ससुर के सामने बोलने की उसकी हिम्मत न थी। बनवारी लाल ने शहर की 2 कोठियां अपने दोनों बेटों में एक एक बांट दी। दोनों कोठियां एक साथ ही थीं। दोनों के बीच एक दीवार ही थी। दोनों परिवार अलग हो गए। शुरुआत में दोनों घरों के बच्चे एक दूसरे के यहाँ खेलने आते रहते थे, परंतु धीरे धीरे बच्चों का आपसी मेलजोल भी कम हो गया। गिरधर के उखड़े स्वभाव के कारण माधुरी के ससुर और जेठ जी उनकी कोठी में बहुत जरूरी काम पड़ने पर ही आते थे। इसके बाद दोनों भाई अपनी अपनी दुकानों पर बैठने लगे। जैसा कि माधुरी ने पहले ही सोचा था, बड़ी दुकान से क्या होता है, अनुभव और ज्ञान भी तो होना चाहिए। सभी ग्राहक जेठ जी की दुकान पर ही जाते। माधुरी का निठल्ला पति एक बार फिर अपनी नाकामयाबी को छुपाते हुए बोला, भाई साहब ने जानबूझकर मेरे सभी ग्राहक तोड़ दिए, मेरे साथ धोखा किया, चोरी छुपे ग्राहकों को लालच देकर अपने पास बुला लिया। परंतु माधुरी जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं। कभी व्यापार की बारीकियां सीखी हो तो पता चले कि व्यापार कैसे किया जाता है, ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करना, और इसका कह गए तो आता नहीं
और दोष दे रहे हैं दूसरों को। आज माधुरी ने हिम्मत करके पति के सामने बोल ही दिया, तुम अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए हमेशा दूसरों को ही दोष देते आए हो। कभी कहते हो कि विवाह के बाद मेरे कारण लक्ष्मी तुमसे रूठ गई, कभी कहते हो कि बच्चे अपने साथ भूख और गरीबी लेकर आए। तुमसे खुद से तो कुछ होता नहीं और दोष देते रहते हो दूसरों को। यह तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गिरधर चिढ़कर पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला गया। अब ताश खेलने वालों की वह टोली दुकान पर पहुंचने लगी। दुकान ताश खेलने का अड्डा बन गया। माधुरी के ससुर बनवारी लाल को जब इस बात का पता चला तो वे तुरंत ही दुकान पर पहुंचे। दुकान काफ़ी बड़ी थी। उसके 2 पार्टीशन करा के एक पार्टीशन को किराए पर चढ़ा दिया। गनीमत रही कि ससुर जी ने किराए का पैसा सीधा माधुरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, ऐसी व्यवस्था भी कर दी। दुकान से तो कुछ आमदनी होनी नहीं थी, इसीलिए माधुरी ने घर का निचला हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया और स्वयं ऊपर के हिस्से में रहने लगी। किराए से घर की दाल रोटी तो चलने लगी, परंतु बच्चे अभी बड़े हो रहे थे। लक्ष्मी हष्ट-पुष्ट, सुडौल शरीर और तार के पेड़ की तरह लंबी थी। 10वीं करते ही गिरधर ने उसे घर बैठा दिया। उसने कहा, लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा कर क्या करना है, इसे सिलाई बुनाई और घर के कार्य सिखा दो, तब तक मैं कोई अच्छा लड़का देख लूँगा। लक्ष्मी में अपने पिता का विरोध करने की अक्षमता नहीं थी। 4 साल बीत गए, गिरधर को कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। मिलता भी कैसे, लड़का ढूंढने की चाह भी तो होनी चाहिए। घर बैठे बिठाए अपने आप कोई रिश्ता नहीं आता, उसके लिए जुतियाँ घिसानी पड़ती हैं, ऊपर से घर की खस्ता हालत। परंतु क्या धन की कमी के कारण बेटी को घर बिठाए रखना उचित है? माधुरी अपने पति गिरधर से लड़का देखने को कहती तो वह हमेशा ही बात को टाल देता। कहता, आजकल लड़कियां 25 साल की हो जाती तब कहीं जाकर लोग शादी करते हैं, तुम्हें पता नहीं क्यों इतनी जल्दी पड़ी। माधुरी जानती थी कि उसका पति एक बार फिर अपनी नाकामयाबी छुपा रहा है। उसके पास दान दहेज के लिए तो कुछ है नहीं, और फिर जो लड़कियां 25 साल तक माँ बाप के घर में रहती हैं वह कुछ ना कुछ तो करती हैं, या तो पढ़ती हैं या फिर नौकरी करती हैं। परंतु यहाँ पर तो इन जनाब को ना तो बेटी को पढ़ाना मंजूर था और ना ही उसे नौकरी करवाना। इनकी नाक ना कट जाती, इनकी इज्जत के खिलाफ होता। इन्हें अब दिखाई नहीं दे रहा। घर में बैठी जवान लड़की दिन ब दिन सूख कर काटा होती जा रही। वह बेचारी करे भी तो क्या। सुबह शाम रसोई में और घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटा देती, बाकी दिन घर में खाली पड़ी रहती और करने को भी उसके पास है ही क्या। दूसरी तरफ माधुरी के जेठ जी ने अपनी बेटी रति के लिए एक से एक लड़का देखने शुरू किए। रति लक्ष्मी से 2 साल छोटी थी, परंतु फिर भी जेठ जी हर रविवार लड़का देखने के लिए कहीं ना कहीं निकल ही जाते थे। दूसरी तरफ लक्ष्मी का पिता, जिसे बहाने बनाने से फुर्सत नहीं, एक दिन माधुरी के जेठ जी का लड़का अतुल उनके घर आया। उसने कहा, चाचा जी क्या घर पर हैं? माधुरी ने कहा, हाँ, बालकनी में बैठे हैं। माधुरी भी उसके पीछे पीछे चली आई। अतुल के हाथ में एक फ़ोटो थी। उसने अपने चाचा जी को देते हुए कहा, चाचा जी, यह लड़का हमने रति के लिए देखा था, परंतु रति की हाइट उससे मैच नहीं कर रही। लड़का बहुत लंबा है, हमारी बहन लक्ष्मी भी लंबी है। आप चाहे तो इसे लक्ष्मी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। यह उस लड़के की फ़ोटो है। घर परिवार भी अच्छा है, लड़का डॉक्टर है। अतुल ने लड़के की फ़ोटो गिरधर को थमा दी, परंतु यह क्या? माधुरी देखकर हैरान रह गई। गिरधर ने तुरंत ही फ़ोटो फेंक दी और कहा, अपने पिताजी से कह देना, मेरी बेटी के लिए मुझे किसी की जूठन नहीं चाहिए। उसका पिता अभी जिंदा है। माधुरी यह देखकर हैरान थी। पिता जिंदा है, जिंदा होने से क्या बनता है? पिता के कर्तव्य भी तो निभाने चाहिए। अतुल अपना सा मुंह लेकर अपने घर वापस चला गया और इसके बाद कभी भी अपने चाचा के घर नहीं आया। गिरधर के इसी व्यवहार के कारण जेठ जी के परिवार के सभी सदस्यों ने, यहाँ तक कि ससुर जी ने भी गिरधर की कोठी में आना लगभग बंद ही कर रखा था। अगले दिन माधुरी का जेठ सिरधर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था। सफ़ेद पोश, माथे पर केसर का टीका, लग रहा था सीधे मंदिर से ही आ रहे हैं। माधुरी ने देखा तो एक नज़र देखकर पीछे हट गई और 2 गज का घूंघट तान लिया। जेठ जी ने माधुरी से पूछा, गिरधर कहाँ है? मैं बाहर वाले कमरे में बैठा हूँ, उसे बुला दो जरा। माधुरी ने हाँ में सिर हिला दिया और
गिरधर को बुलाने चली गई। मन ही मन सोच रही थी कि दोनों भाइयों में कितना फर्क है। माधुरी के जेठ जी को रोज सुबह नहा धोकर मंदिर जाकर पूजा अर्चना करना पसंद था। वहीं दूसरी तरफ गिरधर सूरज चढ़े उठता और नहा धोकर सीधे दुकान पर चला जाता। वहाँ पर कौन सा उसने काम करना था, वहीं ताश ही तो खेलना था। उसने जोर की आह भरी, ओ भाग्य जेठानी जी के, परंतु सबके नसीब में गुणवान पति भी तो नहीं होता। फूटे भाग हमारे ऐसा निठल्ला पति मिला, सिर्फ नाम का ही गिरधर है। माधुरी गिरधर को बुलाने कमरे में आई तो वह तौलिया लपेटे औंधे मुंह बेड पर पड़ा था। माधुरी ने पंजाबा पकड़ाते हुए कहा, जेठ जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। गिरधर के माथे की त्योड़ियाँ चढ़ गई। इन्हें अपने बड़े भाई से न जाने कौन सा बैर था जो हमेशा ही उनके नाम से ही जल भून जाते थे। गिरधर बैठक में जाकर कुर्सी पर बैठे अपने भाई सिरधर के सामने नजरें नीची करके खड़े हो गया। वैसे भी कल अतुल के साथ उसने जो व्यवहार किया उसके कारण नज़र मिलाकर बात करने की उसकी हिम्मत न थी। माधुरी भी दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। बड़े भाई साहब बोले, मैंने अतुल के हाथ लक्ष्मी बिटिया के लिए एक लड़के का फोटो भिजवाया था। गिरधर बोला, भैया हमें लड़का पसंद नहीं। बड़े भाई साहब कहने लगे, किसे पसंद नहीं है, तुम्हें बहुरानी को या बिटिया को? गिरधर फिर से हड़बड़ाते हुए बोले, भाई साहब वह बात नहीं है, वास्तविकता है मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतने ऊंचे खानदान से रिश्ता जोड़ूं। बड़े भाई साहब बोले, हैसियत? क्या हुआ तुम्हारी हैसियत को? सब कुछ तो बराबर का मिला है, फिर क्या लक्ष्मी के ताऊजी मर गए हैं? तुम क्या समझते हो बाबूजी और मैं अपनी लक्ष्मी बिटिया का रिश्ता किसी ऐरे गहरे परिवार में होने देंगे? गिरधर बोला, भाई साहब ऐसी बात नहीं है, इंसान को अपनी चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। हमें लड़का पसंद नहीं, बस कह दिया। माधुरी ने 25 सालों में पहली बार अपने जेठ के सामने जुबान खोली। उसने कहा, जेठ जी हमें लड़का पसंद है, परंतु दान दहेज के लिए हमारे पास कुछ नहीं। साफ साफ कहने में क्या जाता है? जेठ जी बोले, दान दहेज? किसी ने लड़के के घर जाकर देखा भी है कि वह लोग दान दहेज मांग भी रहे हैं या नहीं, या अपने आप से ही बातें बना रहे हो? पहले लड़का देख लो और उसके बाद घरवाले से बात कर लो, और फिर ऐसी गई गुजरी स्थिति तो हमारी भी नहीं है। सब मिलकर लक्ष्मी बिटिया के लिए अच्छा ही करेंगे। यह कहकर जेठ जी ने एक पासबुक अपनी जेब से निकाली और कहा, यह लो, इसमें कुछ पैसे हैं जो लक्ष्मी बेटी के विवाह में काम आएंगे। गिरधर बोला, माफ़ कीजिए भाई साहब, हमें खैरात नहीं चाहिए। किसी के एहसान तले दबने से तो अच्छा है मैं बेटी का विवाह किसी गरीब घर में ही कर दूं। माधुरी यह सब सुनकर हैरान थी। जेठ जी को गुस्सा आ गया और वह बोले, मैं कोई बहुत बड़ा दानवीर नहीं हूँ जो यूं ही धन बांटता फिरूं। बिजनेसमैन हूँ, घाटे का सौदा नहीं करता। पासबुक यहाँ रखे जा रहा हूँ, बैंक से जाकर पैसे निकलवा लाना। इस बैंक में जो पैसे जमा हैं वह पुरानी कोठी को बेचकर आधा हिस्सा करके तुम्हें दिए जा रहे हैं। जेठ जी गुस्से में घर से चले गए। माधुरी ने आगे बढ़कर पासबुक उठा ली। पासबुक में खाता लक्ष्मी के नाम से था और पैसा जमा कराने की तारीख वही थी जिस दिन दोनों भाई अलग हुए थे। माधुरी को सारा माजरा समझ आ गया। वह तुरंत ही अपने जेठ जी के घर गई और अपने ससुर जी और जेठ जी के पैर छूकर बोली, आप जैसा समझदार परिवार सबके नसीब में नहीं होता। माधुरी के ससुर जी बोले, बेटी मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा इतना निठल्ला निकलेगा। मैं तो सोचता था कि शादी और बच्चों की जिम्मेदारी पड़ेगी तो संभल जाएगा, परंतु यह नहीं समझा। मैं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी बहू और बेटी हो, इस घर की इज्जत हो। लक्ष्मी भी मेरी पोती है, मेरी इज्जत है। मैं उसे ऐसे ही किसी ऐरे गहरे के पल्ले नहीं बंधने दूंगा। इसीलिए मैंने जिस दिन अपने दोनों बेटों को अलग किया था उसी दिन से लक्ष्मी के नाम पर बैंक में पैसा जमा कराना शुरू कर दिया था। मुझे पता था कि यह दिन एक दिन जरूर आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।